गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों देखो, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति शिक्षा व्यवस्था जो है आपके बीएसटी सेकेंड ईयर में, उसके अंदर दूसरी इकाई शिक्षा संचालन व्यवस्था, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, शिक्षा संचालन व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले हम ये जानना होगा कि राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा है यानी एनसीपीएफ है, जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो हमारा है, तो उसकी रूपरेखा में तत्कालीन जो आवश्यकताओं और रूपरेखाओं की दृष्टि रखते हुए शिक्षा के उन्नयन हेतु कई सुझाव दिए गए, यानी और इन सुझावों के अनुरूप शिक्षा को गति देने में शिक्षा संचालन की जो व्यवस्था की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण थी। क्योंकि इस व्यवस्था के विभिन्न घटक जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समुदाय, गैर सरकारी संगठन आदि, इन सभी की अपनी विधि एवं विशिष्टता भूमि होती है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाकर राज्यों को क्रियान्वित करने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। आप जानते हो, समय समय पर विभिन्न दिशा निर्देश देकर शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। और इन दिशा निर्देशों की अनुपालना में राज्य सरकारें अपने राज्य की आवश्यकताओं एवं समाधानों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए तत्पर रहती है तथा सतत रूप से क्रियान्वित अधिक प्रयास करती है। किसी भी शिक्षा व्यवस्था के जो प्रभावी संचालन के लिए समुदाय की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम समुदाय को क्या नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वर्तमान युग में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा व्यवस्था संचालन में प्रत्येक अभिकरण का अपना अपना क्षेत्राधिकार है, उनका अपना एक ढांचा है और ढांचे के विभिन्न अधिकारियों के अपने कार्य क्षेत्र एवं दायित्व है, उनकी अपनी जवाबदेही है, परंतु अध्यापक की भूमिका सर्वोपरि है। अतः इसको देखते हुए एनसीएफटी यानी एनसीएफटीई 2009 को समझना जरूरी है। और प्रशासनिक जो योजनाएं हैं, प्रशासनिक सहयोगी संस्थाएं जो हैं, उनकी भूमिका किस प्रकार रहेगी, विभिन्न कार्यक्रमों और केंद्र प्रवृत्त योजनाएं किस प्रकार शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने में उपयोगी सिद्ध हुई हैं या सहयोग देती हैं, तो हम इस इकाई में इन सभी बातों के बारे में विचार करेंगे। तो ये सामान्य जानकारी के रूप में, परिचय के रूप में, कि शिक्षा संचालन जो है राष्ट्रीय रूपरेखा, जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीएफ 2005, उसमें ये देखा गया कि शिक्षा व्यवस्था में केंद्र, राज्य, समुदाय, गैर सरकारी संगठन सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उन्हीं की भूमिका के सहयोग से ही हम जो सरकार शिक्षा से संबंधित जो लक्ष्य निर्धारित करती है उसी के आधार पर उसको पूरा कर सकती है। अब बच्चों देखें कि किन किन बातों के बारे में हम इस इकाई में विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शिक्षा के संदर्भ में समवर्ती सूची में के जो प्रावधान दिए गए हैं उनको समझना आवश्यक है। समवर्ती सूची का मतलब समझते हो कि यानी शिक्षा जो थी पहले किसमें थी, केंद्र सूची में था, फिर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। 3 सूचियां जो थी, आगे आपको इसको विस्तार से बताएंगे इन सूचियों के बारे में। तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची के अंदर डाल दी गई। उसके बाद जो मुख्य उद्देश्य दूसरा, केंद्र, राज्य सरकार, समुदाय आदि का शिक्षा के शिक्षा के क्षेत्र में क्या मुख्य योगदान रहा है, उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। फिर आरटीआई 2009 को भली भांति समझना, यानी सरकार के द्वारा आरटीआई 2009 जो कानून लागू किया गया है उसको भी विस्तार से, उसका भी आगे हम अध्ययन करेंगे कि इसमें क्या होता है, किस प्रकार इसको लागू किया गया, किस किस को शामिल किया गया है, इसका भी अध्ययन करेंगे। दूसरा, विद्यालय के अर्थ संचालन में एनसीएफटी यानी 2009 को जानना आवश्यक है। जो भी नेशनल करिकुलम जो पाठ्यक्रम है, फॉरम
टीचर एजुकेशन जो है, यानी विद्यालय संचालन में राष्ट्रीय जो हमारे जो पाठ्यक्रम है, उन पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार अध्यापक की भूमिका होगी और कैसी होगी ये भूमिका, उसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद विद्यार्थियों के संदर्भ में शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य की भूमिका है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ये भी हमारा उद्देश्य रहेगा कि विद्यालय और विद्यार्थी जो है उनके संदर्भ में, जो विद्यार्थी हैं और विद्यालय, उनके संदर्भ में केंद्र और सरकार, राज्य सरकार की क्या भूमिका रहेगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की आपकी भूमिका क्या रहेगी, किस प्रकार वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, सहयोग करेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों राज्य स्तरीय शिक्षा विभाग के ढांचे को किस प्रकार विकसित करना है, उसको भी देखेंगे कि स्टेट यानी जो राज्य है अपने क्षेत्र पर शिक्षा विभाग के जो विभिन्न ढांचा है उसको किस प्रकार विकसित करेगा कि शिक्षा का संचालन सुचारू रूप चलने के साथ साथ आगे गति भी करे। उसके बाद आता है विद्यालय में शिक्षा संबंधी विभिन्न प्रशासनिक सहयोगी संस्थाओं की भूमिका से अवगत करना, यानी विद्यालय में जो शिक्षा सहयोगी जो पाठ्यक्रम जो हमारा है उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जो सहयोगी संस्थाएं हैं या ट्रस्ट हैं उनकी क्या भूमिका है, अगर है तो किस प्रकार की है, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो विद्यालय की शिक्षा के विभिन्न शिक्षा संबंधी जो विभिन्न प्रशासनिक सहयोगी संस्थाओं की भूमिका उसका भी अध्ययन करेंगे। तो ये हमारे उद्देश्य थे कि शिक्षा के माध्यम से कि हम इस इकाई में इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे संवैधानिक प्रावधान, क्या प्रावधान किए गए हैं, संवैधानिक प्रावधान के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद जो विभिन्न ये सूचियां हैं उसके का भी अध्ययन करेंगे। अब बच्चों देखिए संवैधानिक प्रावधान, क्या आप बच्चों जानते हो कि 15 अगस्त 1947 को भारत औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुआ था, यानी अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ था। भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में आजाद हुआ था, उसे स्वतंत्रता मिली थी और नियम कानून बनाने के लिए, देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, इसी उद्देश्य के लिए आजादी से पहले ही यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, तो उससे पहले ही नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इसकी विभिन्न कार्यों से संबंधित यानी 22 समितियों की मदद से 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन तक अथक प्रयास के फलस्वरूप देश के कानूनी नियमावली की मौलिक दस्तावेज जो संविधान को आकार दिया गया और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू कर दिया गया। और इसी दिन को संविधान में किस रूप में मनाते हैं, हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इसमें बच्चों एक ध्यान देने की बात है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था तो इसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था, इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और संविधान निर्माण में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक, ये इतना समय लगा था संविधान निर्माण में। तो ये संवैधानिक क्या है, हमारे प्रावधान है। अब बच्चों आता है सूचियां इसकी, अब इन सूचियों के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसकी विभिन्न सूचियां, अब देखिए कि भारतीय संविधान विषयों के महत्व के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। संविधान में 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियां जो है उसका बंटवारा कर दिया गया और 3 स्तर पर यह व्यवस्था की गई। बंटवारे का मतलब केंद्र की अलग शक्तियां और राज्य की अलग शक्तियां। अब बच्चों देखिए 3 स्तर बना दिए गए। 3 स्तर के कौन कौन से बनाए, पहला था संसूची जिसमें केवल कानून जो होंगे वो केंद्र सरकार बनाएगी, उससे ही संबंधित होंगे। दूसरा बनाया राज्य सूची, अब राज्य सूची में वो कानून होंगे जिसमें केवल राज्य सरकार ही कानून बनाएगी कि जो राज्य से संबंधित होंगे। और तीसरी सूची में क्या बनाया, समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची में क्या, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। और बच्चों देखिए अगर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, अगर किसी कानून पर दोनों में अगर मतभेद उत्पन्न हो जाए तो ये कानून जो है वो केंद्र सरकार उस पर बना सकती है।
इसके लिए कुछ अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं, जैसे साइबर कैफ या आदि। तो इनके माध्यम से ये हम कह सकते। तो बच्चों ये 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब देखिए, संघ सूची से संबंधित जो भी मामले, कानून का जो अधिकार संसद को प्राप्त है, जैसे रक्षा, बैंकिंग, संचार, विदेश मामले, व्यापार और वाणिज्य जैसे कुछ प्रमुख विषय शामिल किए गए हैं। राज्य सूची से संबंधित जिन पर राज्य विधानमंडल जो है, विधानमंडल वो कानून बनाएगा। इस विषय के अंदर मुख्य रूप से 66 विषय हैं, अब जो उसको कम करके 61 कर दिए गए हैं, जिसमें पुलिस, जन स्वास्थ्य, कृषि, जेल जैसे महत्वपूर्ण विषय सूची में से संबंधित है। उसके बाद समवर्ती सूची। अब बच्चों समवर्ती सूची में उन विषयों को रखा गया है जिससे संबंधित संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि केंद्र और राज्य, आपको बताया था ना कि केंद्र या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में अंतर या मतभेद हो तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा तथा राज्य का कानून असंगत की सीमा तक प्रभावी माना जाएगा। यानी केंद्र की भूमिका क्या मानो बच्चों, महत्वपूर्ण होगी। तो ये 3 सूचियां हैं। तो बच्चों देखिए, इस प्रकार केंद्र सूची में राष्ट्रीय महत्व के, राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व के और समवर्ती सूची में दोनों के मिले जुले विषय शामिल होते हैं। दोबारा बच्चों देख लो कि इस चीज का ध्यान रखना आपको कि केंद्र संघ सूची के जो विषय होंगे उस पर कानून केंद्र बनाती है, केंद्रीय सरकार बनाएगी, और राज्य से संबंधित विषय जो है वो राज्य सूची में डाल दिए गए हैं, राज्य सरकार बनाएगी विधानमंडल के माध्यम से। और समवर्ती सूची के जो विषय हैं उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं, और किसी कानून पे मतभेद होने पर केंद्र का कानून प्रभावी माना जाएगा। तो बच्चों देखो, इस प्रकार अब शिक्षा संबंधी हम बात करें, यानी शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं में स्थानीय व प्रांतीय विविधता को ध्यान में रखते हुए मूल संविधान में शिक्षा को राज्य के विषय में सम्मिलित किया गया था, परंतु बाद में शिक्षा आगे चलकर राष्ट्रीय प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई। फिर एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता को राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण निर्देशित करने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1977 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया। अब शिक्षा के विषय में केंद्र राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु पहले ये माना जा रहा था कि समवर्ती सूची के संबंध में शिक्षा से संबंधित केंद्र राज्य के द्वारा बने कानून में मध्यांतर होने पर केंद्र के प्रावधान जो हैं उसको क्या की जाएगी, वरीयता दी जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों ये जो 3 सूचियां हैं, अब इन 3 सूचियों के अंदर आपको पता चल गया कि केंद्र बनाती है संघ सूची पे, राज्य सरकार कानून जो संबंधित विषय हैं वो राज्य सूची में है, दोनों मिलकर जो भी विषय बनाते हैं, जो भी कानून होते हैं वो समवर्ती सूची में है। अब देखिए, इसमें ये कहा गया कि बच्चों आपको विद्यालय स्तर पर यानी शिक्षा को जो समवर्ती सूची में लाने की तस्वीर से जो व्यवस्था बदली है, केंद्र राज्य की भूमिकाओं में क्या परिवर्तन हुआ है, तो आपको अपने विद्यालय में भी जाके बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार क्या हुआ कि ये जो इस संविधान संशोधन में जो शिक्षा के बारे में आपको बताया, तो शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की भूमिका और उत्तरदायित्व में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय और एकीकृत स्वरूप को प्रधानता करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्र सरकार ने 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित किया, जिसमें शिक्षा में एक रूपता लाने, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने, सभी को शिक्षा सुलभ कराने, प्राथमिक एवं बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने, बालिका शिक्षा पर विशेष बल देने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को गति देने का प्रयास किया। ये केंद्र संविधान के माध्यम से केंद्र सरकार, यानी राज्य की भूमिका तो है लेकिन केंद्र से अधिक भूमिका नहीं है। अब बच्चों आता है कि ये शिक्षा के क्षेत्र के अंदर क्या आपको बताएं कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यानी RT 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार ये था और किस प्रकार
इसके बनाया गया, क्या क्या सुविधा दी गई। तो बच्चों देखिए, समय समय पर विभिन्न दार्शनिकों और विद्वानों ने जब शिक्षा की महत्व को विविध तरीके से रेखांकित करने का प्रयास किया, जब अध्ययन किया, प्रयास किया, तो ऐतिहासिक रूप में एक अधिकार के रूप में शिक्षा की अवधारणा का विकास हुआ, जिसकी माध्यम से यह कहा गया कि भारतीय शिक्षा के संदर्भ में कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 लागू किया गया। बच्चों इसके बारे में हम पढ़ेंगे, विस्तार से भी अध्ययन करेंगे कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो अधिनियम 2009 है क्या है, क्या इसकी विशेषता है, किस प्रकार लागू किया गया भारत देश में, इसके बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे आगे। तो बच्चों जो शिक्षा अधिकार नियम था कि 1 अप्रैल 2010 से दी राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के नाम से इसको लागू कर दिया गया। इसको कि इस एक्ट को, ये एक्ट का नाम है बच्चों, ध्यान देने योग्य चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 1 अप्रैल 2010 से दी राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 को नाम से इसको लागू किया गया था। अब बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे जो ये आरटीई है 2009, इसके जो प्रमुख प्रावधान थे क्या क्या किए रखे गए। अब बच्चों देखिए इसमें चीज जो महत्वपूर्ण चीज देखिए कि इसमें आरटी 2009 में प्रमुख प्रावधान की इसमें 7 अध्याय और 38 धाराओं का विवरण दिया गया है, जिसकी कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के सार इस प्रकार हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन बारे में बढ़ेंगे सबसे पहले हम। अब देखिए क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। नंबर 1 कि भारत के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे आने वाले सभी बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। किसी प्रकार का उन बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी फीस वगैरह वगैरह सारी सुविधाएं होंगी निःशुल्क शिक्षा में, और अनिवार्य भी है। अगर कोई गार्जियन नहीं पढ़ाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है कि अनिवार्य कर दिया गया। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को न तो रोका जाएगा न ही निकाला जाएगा तथा बोर्ड परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी। यानी कक्षा 1 से 8 तक ये कर दिया गया कि इनको किसी प्रकार से रोका टोका नहीं जाएगा और अध्यापक ऐसा प्रयास करेंगे कि वो फेल भी ना हो और उनको बोर्ड परीक्षा पास करने की भी जरूरत नहीं होगी। यानी 8वीं का बोर्ड हटा दिया गया उस समय। ऐसा बच्चा बच्ची जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है, जो किसी स्कूल में दाखिल नहीं है अथवा अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया है, तब उसे उसकी उम्र के लायक उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। बच्चा बड़ा है, 6 से ऊपर है, अगर वो विद्यालय नहीं जा पाया, किसी कारण से पढ़ नहीं पाया, तो अगर वो बच्चा एडमिशन ले रहा है तो विद्यालय अपने स्तर पर उसकी थोड़ी योग्यता के आधार पर, आयु आधार पर उसकी कक्षा के अंदर प्रवेश देगा। और दूसरा, उसको विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी और प्राथमिक शिक्षा के दाखिला लेने वाला बच्चा है या बच्ची है 14 वर्ष की उम्र के बाद भी प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये आरटी 2009 के कुछ प्रावधान थे। यानी विद्यालयों के अंदर गवर्नमेंट विद्यालय में तो फ्री है, लेकिन प्राइवेट विद्यालयों में भी इनके स्थान कुछ सुरक्षित रख दिए गए हैं कि आप बच्चे जानते हो कि 25% प्राइमरी जो सेक्शन है 25% जो है वो निःशुल्क अध्ययन कर सकता है प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए कक्षा 1 से 8 तक। किसमें? प्राइवेट विद्यालयों में, जो है निजी विद्यालयों में भी, उसके अंदर भी ये व्यवस्था की गई है। उसके बाद बच्चों देखिए, प्रत्येक बालक या बालिका का प्रवेश, उपस्थिति व प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित किया जाएगा। यानी प्रत्येक बालक का इसका प्रवेश है, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा भी पूरी करने का दायित्व विद्यालय का रहेगा। किसी भी बालक या बालिका को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता किसी भी आधार पर, और उसके साथ साथ किसी भी बालक का जो स्थान जो है वो महत्वपूर्ण माना जाए। तो उसके बाद कोई भी स्कूल प्रवेश के लिए फीस या प्रवेश परीक्षा नहीं लेगा, और उसके साथ साथ किसी भी बालक या बालिका को किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
तो इन चीजों के साथ साथ देखिए कि बालक का जो स्थान था, जब हम देखा तो हमने पढ़ा कि आरटी 2009 के अंदर जो बालक का स्थान क्या रखा गया, महत्वपूर्ण रखा गया। उसे शारीरिक दंड व मानसिक प्रताड़ना तथा हतोत्साहित किए जाने पर सरकार ने आरटीई 2009 की धारा 17 में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान कर बालक का सर्वोच्च स्थान समाज में देने का प्रयास किया है। यानी बालक को किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक प्रताड़ित करना, बालकों के साथ भेदभाव करना, जिसका आरटीई 2009 की धारा 17 एम पॉक्सो एक्ट 2012 में उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना तथा भेदभाव के स्वरूप निम्नानुसार जिनके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किया गया। यानी आप बच्चे को किसी प्रकार के शारीरिक मानसिक तनाव नहीं दे सकते, इसके लिए उल्लेख किया गया। विभिन्न प्रकार के ये कानून बनाए गए, जैसे आरटीआई 2009 की धारा 17 एम पॉक्सो एक्ट 2012 में उल्लेख किया गया है कि शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना, भेदभाव, इनका उल्लंघन करने पर क्या है, दंड का प्रावधान है। अब इसमें कुछ ऐसी कुछ धाराएं हैं, उसको देखो, उसके बारे में थोड़ा हम अध्ययन करेंगे। ये धाराएं कौन कौन सी हैं। अब इसमें ये धाराएं, तो इस अधिनियम की कुछ धाराएं हैं। धारा नंबर 2, 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त लड़के लड़कियों को बालक शब्द के रूप से ही जाना जाएगा। दूसरा, धारा 16 के अंदर देखिए, किसी भी 6 से 14 वर्ष आयु को अंकों के आधार पर अनुत्तीर्ण करना, और धारा 24 में शिक्षकों को 6 कर्तव्य दिए गए हैं, जिसका यदि शिक्षक अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और बालक को शिक्षा पर ध्यान देंगे तो बच्चा फेल नहीं होगा। यानी कुछ धाराओं के अंदर कुछ बताया गया है। अब 17 धारा के अंदर शिक्षक बालकों को शारीरिक दंड तथा मानसिक प्रताड़ना नहीं दें। धारा 29 में कुछ बिंदु डाल दिए गए हैं शिक्षा शिक्षकों के संबंधित। विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन के बारे में भी बताया गया है। धारा 21 में 29 में मूल्यांकन एवं पाठ्यक्रम के बारे में भी बताया गया है। धारा 27 में शिक्षक के 3 गैर शैक्षिक कार्य, चुनाव करवाना, आपदा प्रबंधन, जनगणना, ये शिक्षक के कार्य हैं। धारा 28 में यानी जो सरकारी विद्यालय के अंदर जो भी अध्यापक है वो किसी प्रकार का ट्यूशन कार्य नहीं करा सकते, वो पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। और इसके अलावा धारा 30 में बोर्ड की परीक्षा को व्यवस्था से संबंधित भी इनको काम दिया गया है। तो इस प्रकार ये आरटीआई 2009 की धारा 17 में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। ये दो, इसके अंतर्गत हम ये बता सकते हैं कि बच्चे क्या कर सकते हैं, अध्ययन करेंगे, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, विद्यालय स्तर पर शैक्षिक जो सुविधा है उसको बढ़ावा मिलेगा और बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी प्रगति करेंगे।